हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। और आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन, यानी भोजन का संरक्षण। भोजन मनुष्य के जीवन का एक आवश्यक अंग है। मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो संतुलित हो, और संतुलित होने के साथ साथ वो पूर्ण रूप से कीटाणु रहित भी हो। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। प्रायः अधिक गर्मी का मौसम, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस समय जो है मई का महीना चल रहा है और काफ़ी गर्मी है, और ऐसे में हमारा जो भोजन होता है वो बहुत जल्द ही विषाक्त हो जाता है। ठीक है, और ऐसे में भोजन के संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता होती है, और इसलिए हम भोजन के संरक्षण की बहुत सारी विधियों का यूज़ करते हैं। जाने अनजाने हम उस विधियों का यूज़ करते हैं और हमें उसका नाम नहीं पता होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इस प्रकार से भोजन संरक्षण की विधियों द्वारा अतिरिक्त भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर उपयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि देखिए क्या होता है कि जो भी भोजन है, जैसे हमारा देश है भारत में क्या है, गेहूं, चावल, इन सब का क्या है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। क्या इतना उत्पादन हम सारे भारतीय मिलके खुद खपत कर पाते हैं? नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, हम निर्यात का काम भी करते हैं। तो इसके लिए जब हम अपने भोजन को, जब हम अपने खाद्य को संरक्षित करेंगे लंबे समय के लिए, तभी तो हम उसे निर्यात भी कर पाएंगे। क्या हमसे कोई सड़ी गली चीजें लेगा? आप खुद बताइए, आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, आप उसके लिए पैसे देते हैं, तो क्या आप उसके लिए कोई भी खराब चीज आपको कोई देगा तो आप लेके चले आएंगे? इवन आप कोई सब्जी लेने जाते हैं दुकान पे और वो खराब रहता है तो आप तुरंत उसको वापस करते हैं। हम लोग कोई फ्रूट्स खरीदते हैं और उसको हम लोग को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम लोग तुरंत उसको निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ठीक से संरक्षित नहीं किया गया है, इस नाते वो चीजें क्या है, खराब हो गई हैं। तो हमें जो है अपने भोजन का संरक्षण करना सीखना होगा कि किस तरह से हम जो भी खाद्य पदार्थ अपने आहार में लेते हैं उसको कैसे हम संरक्षित करेंगे, और भोजन संरक्षण का क्या क्या हमारे जीवन में महत्व है। आखिर भोजन संरक्षित नहीं होता तो इस लॉकडाउन की स्थिति में आप देख रहे हैं कि सरकार जो है बहुत सारे गरीबों को अनाज मुहैया करा रही है। आज अगर उसने पहले से आपातकाल स्थिति के लिए इन सारी चीज़ों को नहीं रखा होता तो क्या वो गरीबों को मुहैया करा पाती? नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से, हमारा जो भोजन संरक्षण का, खाद्य संरक्षण का तरीका है, उसको अपने प्रयोग में लाते हैं, जिससे वो आपातकाल स्थिति में अपने अनाजों को गरीबों तक पहुंचाते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि भोजन संरक्षण किसे कहते हैं, मैं आपको 2 लाइन में बताती हूँ, सुनिएगा। भोजन में से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके एक निश्चित समय तक भोजन को संग्रहित करना ही भोजन संरक्षण है। क्या है? भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, यानी हमारे भोजन में उपलब्ध जो भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करके एक निश्चित समय तक भोजन को अगर संग्रहित हम कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं भोजन का संरक्षण। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ेंगे भोजन संरक्षण का महत्व, यानी हमारे जीवन में जो भोजन है उसका तो बहुत महत्व है, लेकिन उसको जो हम संरक्षित करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसका क्या क्या महत्व होता है, कहाँ कहाँ वो चीजें जो है हमारे लिए फायदेमंद हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पहला पॉइंट है कि हर मौसम में सभी प्रकार के फल व सब्जियों की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए, भारत में बहुत सारी ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु में कुछ न कुछ स्पेशल फूड होता है, लेकिन उसको 12 महीने तो हम उगा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर हम संरक्षित करें, ठीक से प्रिजर्व करें, तो हाँ, उस फ्रूट को हम, उस सब्जी को हम, चाहे किसी भी खाद्य पदार्थ को हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। तो कह रहा है हर मौसम में सभी प्रकार के फल व सब्जियां प्राप्त की जा सकती हैं। भोजन संरक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके हर मौसम एवं ऋतु में इसे प्राप्त किया जा सकता है। भोजन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य ऋतु के अतिरिक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारी ऋतु होती है, हर ऋतु में कुछ न कुछ, जैसे ये रबी की फसल, अभी गेहूं कटा है हम लोग का अप्रैल में, तो क्या गेहूं खरीफ की भी फसल है? नहीं, अभी ये रबी की फसल है, अभी ये कट जाएगा, गेहूं अप्रैल में कट गया और ये पूरे साल चलेगा। पहले तो खपत होगा देश में और जो भी बचता है वो उसको हम लोग निर्यात कर देते हैं।
ठीक है। दूसरा, जब किसी भी भोज्य पदार्थ के फसल का समय होता है तब उसका उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में हो जाता है कि किसान कभी कभी उसको खेत में छोड़ देते हैं, जिससे वो वहीं पे सड़ने गलने लगता है। अगर इसे संग्रहित कर दिया जाए तो भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ अतिरिक्त जो भी भोज्य पदार्थ हम परिरक्षित करेंगे उसे और स्थानों पे हम निर्यात कर सकते हैं जहां पर इनका उत्पादन नहीं होता है। इससे क्या होगा, इससे हमारी आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। यही सब जो है वो भोजन संरक्षण का महत्व है। तीसरा महत्व है भोजन के रंग, रूप, सुगंध तथा स्वाद को आकर्षक बनाया जा सकता है। देखिए, कोई भी चीज यदि फ्रेश रहती है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका रंग, उसका जो गंध होता है, ठीक है, उसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और वहीं कोई चीज जब सड़ जाती है तो उसका स्वाद कैसा होता है वो भी आप जानते हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि खाद्य संरक्षण क्या होता है, ओके, और खाद्य संरक्षण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे हमारे यहाँ जो अमीर वर्ग लोग हैं, अमीर वर्ग में जो भी लोग हैं, वो बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके रखते हैं। जैसे मैंने देखा है कि जैम, जेली, मुरब्बा, जो कि हर सीजन में नहीं मिलता है, सीजनल फ्रूट्स हैं, उसी से बनाए जाते हैं, लेकिन ये लोग उसको क्या करते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। और फिर लोग इसको क्या करते हैं, समय समय पे अपना डेली रूटीन में, मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो डेली मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले एक आंवले का मुरब्बा खाते हैं। देखिए, आंवला जो है वो 12 महीने तो होता नहीं है, लेकिन उसको संरक्षित कर दिया गया आंवले का मुरब्बा का रूप देके। ठीक है। तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसका हम यूज करते हैं इस तरह से उसको परिरक्षित करके। अब हम पढ़ेंगे कि भोजन संरक्षण की क्या क्या विधियां हैं। ठीक है। भोजन संरक्षण की 4 विधियां हैं। कितनी? 4 याद रहेंगी। पहला है बाई कूलिंग मेथड। बाई कूलिंग, जैसा नाम से ही आपको प्रतीत होगा कि यहाँ पे ठंडे से प्रिजर्व कर सकते हैं किसी चीज को, किसी भी खाद्य पदार्थ को। इसमें आप घरेलू विधियों में खुद आप हर घर में देखिए आजकल रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज है, जो हम लोग यूज करते हैं अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है। और व्यापारिक स्तर पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, चिल स्टोरेज होते हैं, जहाँ पे बहुत वृहत स्तर पे जो है अनाजों का, फ्रूट्स का, सब्जियों का संग्रह किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय हीट। ओके, मतलब गर्मी से, एक तो ठंड से हम कैसे कैसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं, और दूसरा है कि कैसे कैसे हम गर्मी के माध्यम से भी चीजों को, खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। इसमें पहला है पाश्चराइजेशन। ओके, पाश्चराइजेशन का जो मेथड होता है वो स्पेशली जो होता है वो दूध के लिए होता है। मैं आगे आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी, पहले मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी देती हूँ। दूसरा है स्टेरिलाइजेशन। तीसरा है प्रिजर्वेशन बाय बॉटलिंग। बॉटल में आपने देखा होगा सॉस, अचार, ये सारी चीजें आपने मार्केट में जब भी आप खरीदने जाते हैं तो आपको क्या है, सील्ड बॉटल में मिलता है, उसी को बोलते हैं बॉटलिंग। फिर होता है कैनिंग, मतलब डिब्बा बंदी। जैसे कोई भी चीज, जैसे हम लोग दूध खरीदते हैं अमूल का, पाश्चराइज्ड मिल्क जो हम लोग खरीदते हैं, वो क्या है, कैनिंग, डिब्बा में आता है। ठीक है। और कैनिंग वर्ड जहाँ आया है, मुझे एक चीज और ध्यान में आ रही है कि इसका लॉ पूछता है कि कैनिंग फूड लॉ कब आया था। तो देखिए, इससे एक प्रश्न हमेशा उठता है छोटे एग्जाम में भी। इसका जो लॉ आया था, ये आया था 1970 में। आपको भी इस चीज को याद रखना होगा। ओके। फिर है प्रिवेंशन बाय डिहाइड्रेशन, मतलब कि किसी चीज को सुखा के आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक तो नेचुरल मेथड होता है, जैसा कि हमारे सूर्य भगवान, वो जो गर्मी देंगे वो कोई भी चीज नहीं दे सकती है। ठीक है। पहला है धूप में सुखाकर, और एक होता है रासायनिक निर्जलीकरण। बहुत सारी मशीनों द्वारा भी खाद्य पदार्थों के जो उसमें नमी होती है उसको सुखा के और खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड, यानी आप देखते होंगे कि बहुत सारा केमिकल यूज करके भी हम लोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। आप घरों में देखते होंगे चीनी द्वारा क्या क्या सुरक्षित होता है, जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, बहुत तरह का स्क्वैश बनता है, वो जो है आप उसको लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं घर में। नमक कहाँ यूज
यूज होता है अचार में, बहुत सारा अचार बनाते हैं हम लोग, मिर्ची का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। आप ध्यान देते होंगे और आप बनाते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि उसमें 15 से 20% जो मात्रा होती है वो नमक की होती है, जिसके द्वारा उसमें जो है बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं और हमारा अचार, तेल और नमक ऐसी चीज है जो उसको एकदम सुरक्षित रखती है। बस उसको पानी वाले हाथ से नहीं छूना है, नहीं तो अगर उसमें नमी जाएगी तो वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थों द्वारा। बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बहुत सारा हमारा जो स्क्वैश होता है, जैम होता है, टमाटो सॉस होता है, इसमें पूछ देता है कि किस परिरक्षण द्वारा जो है इसको मतलब प्रिजर्व किया गया है, इसमें क्या पड़ा है। मैं आपको बहुत अच्छे से फूड प्रिजर्वेशन के बारे में एक एक चीज बताऊंगी कि उसके प्रश्न कहाँ से उठते हैं, और मैंने उसको बहुत अच्छे से लिखा हुआ भी है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग को नोट्स कैसे दूं, और आप लोग भी इसमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसे ये नोट्स मिले। क्योंकि देखिए, मैं जब भी आपको पढ़ाने के लिए आती हूँ तो मैं उन चीज़ों को अच्छे से लिखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं बोलती हूँ, हो सके बहुत सारी चीज़ें आप उस समय ध्यान ना दें, लेकिन वो चीज़ें अगर आपके पास रिटन होंगी तो आपका जब भी मन करेगा आप उसका रिविज़न कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी, और जल्द ही मैंने जो भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल पूरा लिख के दे दूँगी, और आप मेरे पर्सनल नोट्स को भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। प्लस साथ में आपको बहुत सारे बुक्स भी पढ़ने की आदत डालनी होगी। एक दिन मैं आपको अपने सारे जो मेरी बुक्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, मैं दिखाऊंगी कि अगर मैं आज सच में यहाँ हूँ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में, तो मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैं भी एक मध्यम छात्रा हूँ, ठीक है। और आप जो है, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी उस चीज़ को अर्जित कर सकते हैं। हम टीजीटी, पीजीटी, हायर जिस भी फील्ड में जाना चाहें, इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा हो, वो जो भी लाइन में जाना चाहता हो, अगर वो मेहनत करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। और बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव होके आप किसी चीज़ की तैयारी करिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में बच्चों का जो मोरल है वो बहुत डाउन हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। लेकिन सच में एक अपना अच्छा रूटीन बनाइए, उसमें आपका स्टडी टाइम होना चाहिए, उसमें आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, जिससे आप क्या है अपने आप को मेंटल रिफ्रेश भी कर सकें। ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में शामिल करिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब भोजन संरक्षण की बहुत सारी विधियां तो हमने आपको बता दी, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भोजन है वो क्यों खराब होता है, उसके खराब होने के क्या क्या रीज़न है, क्यों वो खराब हो जा रही हैं चीज़ें। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं खाद्य पदार्थों के खराब होने के क्या क्या कारण है। देखिए, मेनली खाद्य पदार्थ जो हमारे खराब हो जाते हैं, उसके खराब होने का दो मुख्य कारण है। एक कारण होता है आंतरिक कारण और दूसरा होता है बाह्य कारण। आंतरिक कारण जैसे खाद्य पदार्थों में एंजाइम होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी हमारी फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे फ्रूट्स और सब्जियों को बिल्कुल पिलपिला कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो सड़ जाता है, वो खाद्य योग्य नहीं रह जाता है। और दूसरा है बाह्य कारण। इसमें क्या है, अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु तथा अणुजीव जो हमारे वायुमंडल के चारों ओर क्या है, समस्त वातावरण में मौजूद हैं, जो खाद्य पदार्थों में पहुंचकर उसको क्या करते हैं, विषाक्त कर देते हैं। ओके, तो दो कारण है, पहला कारण आंतरिक कारण और दूसरा क्या है, बाह्य कारण। आंतरिक कारण में है एंजाइम जो कि हमारे फल एवं सब्जियों को खराब कर रहा है, और दूसरा है बाह्य कारण जो कि क्या कर रहा है, ये अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु और अणुजीव होते हैं जो कि हमारे समस्त वातावरण में क्या है, घूमते रहते हैं। और जैसे ही हमारा खाद्य पदार्थ कुछ भी हम ऐसे काट के रख दे तो खाद्य पदार्थों में पहुंच के उनको क्या करता है, विषाक्त कर देता है। अब खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले अणुजीव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बैक्टीरिया। क्या चीज, बैक्टीरिया। दूसरा होता है फफूंदी और तीसरा होता है खमीर। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखें कि कह रहा है कि साधारणतः 50 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप एवं आर्द्रता पे ये अधिक बसते और पनपते हैं, यानी 50 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इनका ताप और आर्द्रता में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और 3 ही 4 घंटे में ये हमारे पूरे भोजन को विषाक्त कर डालते हैं, हमारा भोजन खराब हो जाता है। और जितने भी नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे हमारे बहुत सारे दालें वगैरह होती हैं, इसे क्या करता है, भोजन इसमें से ऑक्सीजन, नमी तथा उचित ताप
को मिलाता है तो ये शीघ्रता से लाखों की संख्या में पैदा हो जाते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं। और क्या होता है, भोजन में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है उसका स्वाद जो है वो बिगड़ने लगता है। जैसे गर्मी में जब कभी दाल खराब हो जाती है तो कितना खराब सा महकता है, वो आप उसको खा नहीं सकते, उसमें से गंदी सी स्मेल आती है। ओके, तो वो क्या होता है उसमें स्वाद में भी जो है परिवर्तन आ जाता है, उसका स्वाद भी हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर है ये जीवाणु, जिन जीवाणुओं की मैं बात कर रही हूँ, ये अंधकार में, सीलन में और गंदगी में ही अधिक बढ़ते हैं। इनको अगर सीलन मिल जाए, इनको नमी मिल जाए, ठीक है, इनको गंदी जगह मिल जाए, गंदगी मिले, तो वहाँ क्या होगा, इनकी संख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। परंतु तेज उष्णता और शुद्ध वायु और धूप में ये मर भी जाते हैं। अभी मैं आपको बहुत अच्छा 2 मेथड बताऊंगी शॉर्ट में, जो आपको अक्सर एग्जाम में, जैसे बहुत सारी चीजें हम पढ़े रहते हैं, लेकिन वो चीजें अगर हम शॉर्ट में अगर याद हो जाए हमको कहीं, तो वो हम छांटने में हमको आसानी रहती है। क्योंकि पढ़े तो हम लोग बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन एग्जाम में जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा हमको क्या होता है, जैसे लगता है कि हमको भूल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको कुछ चीजें और बताऊंगी। पहले मैं आपको बैक्टीरिया, फफूंदी और ये जो खमीर है इसके बारे में बता दूं कि कैसे ये चीजों को नष्ट करता है। फिर आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फफूंदी। अक्सर आपने देखा होगा कि ये पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। सीलन और अंधकार में ये भी क्या है, बहुत अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर रुई की भांति छा जाते हैं। आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड देखा है आपने, जब कभी वो पुराना हो जाता है, बासी हो जाता है, तो उस पे क्या है, ग्रीन कलर का, काले रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का क्या है, ये उस पे तार के समान, जाली के समान वो दिखाई देने लगता है। अगर यही जैसे पनीर है, जेली है, जैम है, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि पर ये तार की बातें आपको छाए हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ये क्या होता है, जब भी ये चीजें खराब होती हैं तो उसमें किसके कारण खराब होती है, फफूंदी के कारण खराब होती है। सॉरी। नेक्स्ट है खमीर। खमीर के अति सूक्ष्म जीवाणु वातावरण में उड़ते रहते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन आप सुनते हैं, जैसे हम लोग दही बड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसका जो मिक्सचर होता है उसको पीस के रात भर छोड़ देते हैं। बनाते कब हैं, अगले दिन। क्यों? क्योंकि देखिए फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें, जो बाहर के अणुजीव घूमते रहते हैं वायुमंडल में, वो उसमें घुस के क्या करते हैं, उसको खमीरीकृत कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। देखिए खमीर कैसा होता है, ये आकार में अंडाकार और बैक्टीरिया से बड़ा होता है। सर्वप्रथम ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में और फिर शर्करा को अल्कोहल और कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ओके, क्या करता है, सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में और फिर शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। जैसे गुथा हुआ आटा, इनकी ही क्रिया से कुछ समय में रखने के बाद खमीर युक्त हो जाता है। देखिए गर्मी में जब भी कभी आप रोटी वोटी बनाते होंगे और अगर थोड़ा भी साना हुआ आटा रह जाता होगा, तो अगर आप उसको किचन में ऐसे ही छोड़ दीजिए तो क्या होता है, शाम तक वो आटा खराब हो जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि वो अजीब सा फूला फूला, मतलब फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें, वो खट्टा सा, टेस्ट करेंगे तो खट्टा सा लगने लगेगा, वो नेचुरल जैसे सुबह में था वैसा नहीं रह जाता है। इसी कारण, खमीर के कारण ही वो जो साना हुआ आटा होता है, गुथा हुआ आटा, वो खराब हो जाता है। ये चीजें आपके लाइफ में होती हैं। हम कभी कभी आटा रख के किचन में भूल जाते हैं, ऐसा हमारे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता है, ठीक है। साधारण गर्मी को इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। मतलब सिंपल जो गर्मी होती है ना, वो इन बैक्टीरिया को क्या करता है, पनपने का और ज्यादा मौका दे देता है। अब हम लोग देखिए, अब ये तो तरीका हो गया कि ये फूड प्रिजर्व में जो ये बैक्टीरिया जो सहयोग करते हैं हमारे खाने को खराब होने में, वो थे। एक तो आंतरिक है, जो एंजाइम है, जो हमारे फल और सब्जी को खराब कर दे रहा है, और एक बाह्य कारण है, जैसे बैक्टीरिया, फफूंदी और खमीर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही सारी चीजें जो हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देती है। फिर अब हम देखिए हम संग्रह कैसे कर सकते हैं। जैसे आहार संग्रह की विधियां, संग्रह के दृष्टिकोण से खाद्य पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला शीघ्र नष्ट नहीं होने वाले खाद्य पदार्थ और दूसरा शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ, आहारी खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो जो शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपका अन्न आता है, उसमें आपका दाल आता है, फिर आपके मिर्च मसाले आते हैं, आपका घी, तेल, चीनी, गुड़, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। और शीघ्र नष्ट होने वाले आहारी खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, पका हुआ आहार हो गया, मक्खन हो गया, डबल रोटी हो गई, फल और सब्जियां। ये क्या है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं।
अब शीघ्र नष्ट नहीं होने वाले खाद्य पदार्थों को आप किस तरह संग्रह करेंगे? तो देखिए, संग्रह के लिए उचित पात्रों का प्रयोग करें। जैसे आप घरों में देखते होंगे कि ड्राम वगैरह यूज करते हैं हम लोग। गांव में जब हम लोग पहले देखा करते थे, मिट्टी की डेहरी बनती थी जिसमें हमारे अनाज को संरक्षित रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो उसमें ठंडा रहता था, तो वो खराब नहीं होता था। ठीक है। तो फिर कह रहा है जो भंडार गृह है जिसमें आप स्टोर करते हैं अपने अनाज को, उस पे आप डीडीटी पाउडर मिला के सफेदी करवाएं। यानी अगर चूना लगवाते हैं वहां पे, तो आप वहां पे डीडीटी पाउडर, उसमें डीडीटी पाउडर मिक्स करें और फिर आप जो है उसका व्हाइट वॉश कराएं उस रूम का, जो भी आपका भंडार घर है। फिर कह रहा है कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग, जैसे मिलाथिओन, बेंजोन, हेक्साक्लोराइड, पायरेथम, ये सारी जो है बहुत सारी दवाएं हैं जिनका यूज करते हैं। घरेलू विधि में देखिए हम लोग हल्दी की गांठ यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, लाल मिर्च यूज करते हैं, सूखी नीम की पत्ती यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, बोरिक एसिड यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हम जो है घरेलू विधि में भी यूज करते हैं। और बहुत सारी दवाएं मैंने भी आपको बताई, जैसे पार्थेरम है, हेक्साक्लोराइड है और बेंजोन है। ये सारी बहुत सारी दवाइयां हैं जो खाद्य संरक्षण में यूज होती हैं। फिर है शीघ्र नष्ट होने वाले आहारी खाद्य पदार्थों का संग्रह। इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला, जीवाणुओं को नाश करने की क्रियाएं, और दूसरा, जीवाणुओं को पनपने से रोकने की क्रियाएं। एक तो जीवाणु का नाश कर दिया जाए और दूसरा जो उसमें जीवाणु हैं उनको रोकने की प्रक्रिया अपनाई जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, भोजन संक्रमण एवं संदूषण से बचेगा। तो जो हमारा जीवाणु को पनपने से रोकने की प्रक्रिया है उसमें कुछ पॉइंट है। जैसे देखिए, भोज्य पदार्थों को समुचित ताप पर रखकर, जैसे स्टेरिलाइजेशन की बात हम लोगों ने की थी, इसमें क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एकदम से गर्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, वो उसके बाद उसमें पनप नहीं पाते हैं। इतना ये गर्म हो जाता है। इसको बहुत देर तक बॉयल किया जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। फिर एक होता है पास्चराइजेशन, जो मैंने अभी बताया मिल्क में होता है, दूध में। इसमें क्या करते हैं, दूध को 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकेंड तक गर्म करने के बाद तुरंत 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ताप पर ठंडा कर दिया जाता है। यानी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बहुत देर तक उसको गर्म करते हैं, मतलब बहुत देर नहीं, 15 सेकेंड तक खूब गर्म करेंगे उसको। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद तुरंत उसको 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ठंडा कर देते हैं। इससे क्या होगा, उसमें जीवाणु जो है फिर पनप नहीं पाता है। जो पैकेट वाला अमूल वाला वो दूध आता है, आप लोग देखते होंगे, वो दूध महंगा भी आता है, उसको पाश्चराइज मिल्क बोलते हैं, अमूल वाला। ठीक है, तो वो क्या है, वो लंबे समय तक चल जाता है हमारा। फिर स्टेरिलाइजेशन मैंने बता दिया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे किसी भी खाद्य पदार्थ को गर्म करके बनाते हैं। फिर वो कैनिंग मैंने बताया था, कैनिंग, बॉटलिंग, स्मोकिंग भी होता है। जानते हैं, मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियों का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा उसको संरक्षित किया जाता है। उस कारण जो मछली या मांस होता है उसमें एक अजीब सा, मतलब अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है, क्योंकि वो जो लकड़ी होती है ना वो स्पेशल होती है। इस कारण जो उसका धुआं होता है, वो उसका जो भी हमारा खाद्य पदार्थ होता है उसमें एक अलग ही स्वाद आने लगता है। फिर है किरणीयन, इरेडिएशन द्वारा जो संरक्षण, गामा किरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके अणुजीवों को नष्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो गामा रेज होती हैं उनका प्रयोग करके, गामा किरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके जो भी अणुजीवी होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। फलों का मुरब्बा, जैम, जेली बनाकर संरक्षण किया जाता है। उसमें क्या डाला जाता है, साइट्रिक एसिड पड़ता है। ठीक है, वो जो हमारा टमाटो सॉस होता है उसको संरक्षित करने के लिए उसमें डाला जाता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर पेपर में पूछ देता है। जीवाणु को पनपने से रोकने की प्रक्रियाएं, इसमें हम लोग प्रशीतन विधि यानी ठंडी विधि यूज करते हैं, मैंने बताया था, बाई कूलिंग। फिर हिमीकरण द्वारा संरक्षण, जैसे बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे नॉनवेज जो होते हैं उनको हिमीकरण, जैसे लंबे समय तक उसको रखने के लिए क्या करते हैं, उसको एकदम चिल्ड, एकदम ठंडे में रखते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, वो खराब नहीं होता है, उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। फिर निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन करके, जैसे पापड़ बनाते हैं हम लोग, अंजीर है, किशमिश है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको सुखा कर जो है उसको हम लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। चौथा था रासायनिक विधियों का प्रयोग करके, और पांचवा है कीटाणुनाशक द्रव्यों का प्रयोग करके।
फिर आप ये देखिए कि जो हम लोग ठंडी विधि द्वारा संरक्षित कर रहे थे उसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनका पूछ देता है कि वो कितने टेम्परेचर पे जो है वो सुरक्षित उसको संरक्षित रखा जा सकता है। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ। जैसे पके हुए केले, अंगूर और चीकू जो होते हैं, क्या क्या, पका हुआ जो हमारा केला होता है, जो अंगूर होता है और जो चीकू होता है, वो 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस पे सुरक्षित रखा जा सकता है। प्लस आपका जो फल, अंडा, दूध, मांस, क्या क्या, फल, अंडा, दूध, मांस और सब्जियां जो है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एकदम सुरक्षित रहती हैं। फिर गहरी हिमीभूतीकरण, इस पे क्या होता है, कोई भी चीज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप के नीचे रखी जाती है। शीत संग्रह में जो भी चीजें रखी जाती हैं कोल्ड स्टोरेज में, वो 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती हैं। मछली गोश्त देखिए 15 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी रहता है। मक्खन 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। चील संग्रहालय में 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का यूज किया जाता है। ताजे फल और सब्जियों को संरक्षित करने के लिए 35 डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। अंडे और दूध को संरक्षित करने के लिए 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। मक्खन और पनीर के लिए 45 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर में जीवाणुओं की वृद्धि, यानी फ्रिज में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे जो होती है इनकी वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है। बियर के रूप में खमेरीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। जो जौ होता है हमारा, बार्ली जिसको बोलते हैं, उसको बियर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। ये थी बहुत सारी आपकी विधियां जिसको मैंने आपको बताया। और मैं आपको एक चीज़ और जो बताना चाह रही थी, मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ये मैंने एक बुक से पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊं। जैसे इसमें मैंने पढ़ा था कि फूड प्रिजर्वेशन के 2 मेथड हैं। पहला है बैक्टीरियोसाइडल, क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, मेथड। तो ये जो बैक्टीरियोसाइडल मेथड है, इसको क्या होता है ये आइए जानते हैं। कह रहा है इसका हिंदी का मतलब होता है बैक्टीरियोसाइडल मतलब जीवाणुनाशक। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड थोड़ा सा टफ था, मेरे लिए भी टफ था, मैंने लेकिन उसको देखा क्या है। तो देखिए, ऐसी सामग्री या पदार्थ को कहा जाता है जो जीवाणुओं की रोकथाम या उनका खात्मा करे, कि या और क्या करता है, ये निसंक्रामक का काम करता है। ठीक है, जिससे जो भी पदार्थ है वो एंटीबायोटिक हो सके। तो ये जो हमारा फूड प्रिजर्वेशन का, इसमें मैंने 2 मेथड पढ़ा था। तो एक बैक्टीरियोसाइडल था और एक था बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड। तो ये जो बैक्टीरियोसाइडल मेथड है, इसमें देखिए क्या क्या रहा है। जो भी मैंने उधर आपको मेथड बताया ना, वही सारे मेथड को इसने यहाँ पे 2 पार्ट में कर दिया है। तो अगर कभी छांटने को आ जाए कि कौन सा बैक्टीरियोसाइडल है और कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक है मेथड में आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ लास्ट में। ठीक है। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो बैक्टीरियोसाइडल है और बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसमें अंतर क्या है। ठीक है, एक तो हो गया बैक्टीरियोसाइडल मतलब जीवाणुनाशक, और एक जो बैक्टीरियोस्टैटिक है इसका मतलब है जीवाणु निरोधी, यानी जीवाणुओं के परिवर्धन को ये रोकता है। आइए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख के भी रखा है कि जो जीवाणुनाशक होते हैं वो सीधे दिखाई देते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक का अर्थ होता है कि ये जो होते हैं, ये एजेंट जो होते हैं बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं, यानी यह उन्हें विकास के चरण में स्थिर रखता है। जीवाणुनाशक का अर्थ होता है कि क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब बैक्टीरियोसाइडल में क्या क्या मेथड आता है। तो देखिए, पहला है हीटिंग। हीटिंग मतलब वही टेम्परेचर, ताप से क्या क्या चीज़ें हम संरक्षित कर सकते हैं। उसमें दूसरा था कैनिंग, तीसरा था ड्राइंग, चौथा है स्मोकिंग, पांचवा है मैकेनिकल ड्राइंग, छठवां है स्टेरिलाइजेशन बाय कुकिंग, सातवां है पास्चुराइजेशन, आठवां है
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय इरेडिएशन। ये इतना जो 8 मेथड है ये आपका आ जाएगा बैक्टीरियोसाइडल में। ओके, और फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड है इसमें भी हैं कुछ मेथड, वो भी आप देख लीजिए। जैसे इसमें फ्रीजिंग है, फिर फ्रिज ड्राइंग है, फिर डिहाइड्रो फ्रीजिंग है, फिर आपका केमिकल प्रिजर्वेशन है, फिर है प्रिजर्विंग एंड पिकलिंग, उसके बाद है डिहाइड्रेशन, और फिर है एंटीबायोटिक इन फूड प्रिजर्वेशन और रेफ्रिजरेटर नेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और ये मैंने फूड प्रिजर्वेशन में इतना तैयार किया था कि आप लोगों को आज मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर वीडियो कंटिन्यू बनेगा तो वो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और इससे आपकी तैयारी में ब्रेक नहीं होगा। आप भी रोज एक टॉपिक पढ़ेंगे और आपके जो भी प्रश्न उठते हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगी और मैं उसका निवारण करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।